वकील भाग मारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। कोई हुकूमत हमेशा नहीं रहेगी, हम इंतजार करेंगे। उमर अब्दुल्ला का आर्टिकल 370 पर बयान। कुल्हाड़ी से काटकर 4 नाबालिग बच्चों की हत्या। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को बर्खास्त करने की याचिका की खारिज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कोविड को बेहतर से बेहतर संभाला, राहुल का सरकार पर तंज। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कोई हुकूमत हमेशा नहीं रहेगी, हम इंतजार करेंगे। उमर अब्दुल्ला का आर्टिकल 370 पर बयान। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के घर पर कश्मीरी रहनुमाओं के मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो आर्टिकल 370 के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जारी रहेगी और कोई भी हुकूमत हमेशा नहीं रहती। उमर ने कहा कि हम इंतज़ार करेंगे और हम हार नहीं मानेंगे। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद कल गुपकार समझौते पर बातचीत हुई, जिसकी बाद उमर का ये बयान सामने आया है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुपकार समझौता क्या है। अगस्त 2019 को गुपकार इलाके में फारूक अब्दुल्ला के मकान पर कुल 4 पार्टियों का समझौता हुआ था, जिसमें यह फैसला हुआ था कि जम्मू और कश्मीर के खुसूसी दर्जे के लिए सब मिलकर कोशिश करेंगे। इसको गुपकार समझौता नाम दिया गया था। केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट के जरिए आर्टिकल 370 को हटाया है। कश्मीरी नेता इसे गैर जमहूरी कहकर इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले दिनों में कश्मीर के लोगों को कौन से नए चक्रव्यूह में डालकर सियासत और कितनी कुर्बानियां लेती है, देखते हैं। कुल्हाड़ी से काटकर 4 नाबालिग बच्चों की हत्या। देश के कोई ना कोई राज्य से रोजाना दिल को दहलाने वाली घटना सामने आती रहती हैं। महाराष्ट्र से भी इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले रेवल तहसील के बोरखेड़ा गांव में एक अनजान व्यक्ति ने एक ही परिवार के 4 नाबालिग बच्चों को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया है। ये घटना उस वक्त घटी है जब बच्चों के माता पिता घर पर मौजूद नहीं थे। महताब नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश से यहाँ पर नौकरी की तलाश में आया था और वो इस गांव में खेती बाड़ी कर रहा था। कल किसी अनजान व्यक्ति ने महताब के 4 बच्चों को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है। हत्या किसने की और क्या वजह थी, इस बात का पता लगाने के लिए मौके वारदात पर पुलिस पहुंचकर इसकी जांच कर रही है। इसके लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। अब इस हत्या को लेकर सारे गांव में डर और मातम का माहौल छाया हुआ है। देश में ऐसी घटनाएं अब आम होती जा रही हैं, जो किसी भी सभ्य देश के लिए सही नहीं है। कहते हैं बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बच्चों को मारना गोया भगवान को मारना है। ऐसे घटनाओं से यह साबित होता है कि देश के कानून का क्या हाल है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को बर्खास्त करने की याचिका की खारिज। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की विक्रम गहलोत नामी व्यक्ति ने एक याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र में राज्य मिशनरी फेल हो गई है, सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। याचिका में सुशांत सिंह की मौत, कंगना रनावत के घर पर बुलडोजर चलाने, धमकी देने और पूर्व नौसेना अधिकारी मदन लाल शर्मा पर शिव सैनिकों के द्वारा जानलेवा हमले के उदाहरण दिए गए थे। आज मुख्य न्यायाधीश बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों वाली बेंच ने विक्रम गहलोत की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि एक अभिनेता की मौत होने का मतलब ये नहीं कि राज्य की सारी कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, और कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो
बतौर नागरिक वो राष्ट्रपति से संपर्क करें। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने देश में चंद लोग असली मुद्दों को छुपाने के लिए और एक खास पार्टी का साथ देते हुए बार बार कोर्ट में जाकर कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इन लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी सरकार हमेशा नहीं रहती। सरकार की नाकामियों को उठाना बहुत ज़रूरी है, मगर सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना किसी भी नागरिक के लिए सही बात नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कोविड को भारत से बेहतर संभाला। राहुल का सरकार पर तंज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की एक और शानदार उपलब्धि, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ने कोविड को भारत से बेहतर संभाला। एक दिन पहले राहुल गांधी ने बांग्लादेश का नाम लेकर टिप्पणी की थी और कहा था कि बीजेपी की नफरत भरी सियासत की एक और शानदार उपलब्धि, बांग्लादेश भारत को ओवरटेक करने जा रहा है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ताज़ा अनुमान के मुताबिक इस वित्त वर्ष में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में 0.40% और 5% की गिरावट आएगी और भारत की GDP में इस वर्ष 10.3% की गिरावट का अनुमान लगाया है। कोई कुछ भी कहे, मगर देश के हालात तो ये बता रहे हैं कि हमारा देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। अब सरकार को IMF के आंकड़ों पर गौर करते हुए देश की गिरती अर्थव्यवस्था को संभाल कर देश के लोगों को राहत देना चाहिए, ताकि अपोजिशन को हुकूमत पर कीचड़ उछालने का मौका ना मिल सके। अब जनता कह रही है, कुछ कुंवारों ने देश में हंगामा मचा रखा है। अगली बार नेता शादीशुदा चुनना, जो मन की बात अपनी बीवी से करे और काम की बात जनता से करें। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटे में देश में 63,371 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 73,70,000 के पार हुई है। पिछले 24 घंटे में 895 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,12,161 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 8,04,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 64 लाख के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 87.56% हुआ है, तो वहीं मौतों का आंकड़ा घटकर 1.52% हुआ है। देश में कोरोना के मामले कभी घट रहे हैं और कभी बढ़ रहे हैं, लेकिन मरने वालों की तादाद दिन ब दिन कम होने से जिंदगी पटरी पर आ रही है। आज 16 अक्टूबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 1948 में हिंदी फिल्मों के मशहूर अदाकारा हेमा मालिनी का जन्म हुआ था। आज उनका 72वां जन्मदिन है। आज ही के दिन 1968 में हरगोविंद खुराना को मेडिकल फील्ड में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज ही के दिन 1948 में उड़ीसा के 14वें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु टेस्ट किया था। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस न्यूज़ को शेयर करें।